Now, students, what is the steady current? Basically, we can define it simply as the continuous flow of free electrons is called the steady current. Now, students, simple जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो है किसी भी कंडक्टर से जो कि कंटिन्यूस फ्लो होता है, उस फ्लो को हम स्टडी करंट रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली हमारे पास करंट की जो डेफिनेशन अपनी बाकी दूसरी क्लासेस में छोटी क्लासेस में पढ़कर आए, विच इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम, जिसको हम फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T से रिप्रेजेंट करते रहे. नाउ हम एक रिव्यू करने जा रहे हैं और इसको कुछ बेसिक पैरामीटर्स के साथ करंट को दोबारा से डिफाइन करने जा रहे हैं. नाउ आर गोइंग to define the current. Now, basically we have two representations of the current. First one is the electronic current and second one is the conventional current. Now students, पहले क्लासिकल साइंसेस के दौर में जब करंट की डेफिनेशन की गई तो वो पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिप्रेजेंट किया गया. बट जैसे जैसे साइंस में रेवोल्यूशन आता गया और चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, तो ये बात पता चली कि जब किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो जो चार्जेस का फ्लो होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है. तो इस बेस पे जो डेफिनेशन की गई करंट की वो थी इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रिप्रेजेंट किया गया. मगर क्योंकि जो नेगेटिव चार्जेस हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी जगह खाली हो जाती है, यानी उसकी वैकेंसी क्रिएट होती है. वो वैकेंसी बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज का नाम देते हैं या होल का नाम देते हैं. और इन्हीं होल्स की बेस पर हम कन्वेंशनल करंट को डिफाइन करते हैं. और ये सिंपल कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होगी, यानी उतने ही फ्री चार्जेस यानी कि होल्स हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होल्स हमें मिलेंगे. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बिल्कुल इसी तरह उतने ही होल्स यानी पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे होंगे. तो हम इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट को सिंपल इस तरह डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट वो करंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, जबकि कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन्स का चार्जेस का वो फ्लो है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं. Now, here we have topic drift velocity in a conductor. स्टूडेंट्स, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के दरमियान मूव करते हैं या किसी भी कंडक्टर में मूव करते हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं उनसे वो कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ड्रिफ्ट मिलता है. तो अगर हम सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किसी भी कंडक्टर के लिए डिफाइन करते हैं तो हमारे पास डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है: द एवरेज वेलोसिटी विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड in a metallic conductor under the electrical field is called the drift velocity. The drift velocity of free electrons is of the order of 10 power minus 5 meter per second. Now इस फिगर के अंदर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक कि जब इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ब्लू पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में मूव करते हैं तो कंडक्टर में मूव करने की वजह से इनके जो एटम्स होते हैं ये उनसे कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनको अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है और इन्हें एक ड्रिफ्ट मिलता है. Now, first we are going to define the electric potential. We can define it simply as the electric potential at any point in an electric field is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping it in equilibrium. Now we can represent
the mathematical form of the electric potential as V is equal to W over capital Q. Now students, we are going to derive the relation for the electric potential. Now here we have two charge plates, plate A which has negative charges and plate B with the positive charges. We are moving a test positive charge between these two plates. Now the electric potential is basically the work done on the positive charge or test positive charge. Now the relation is, we know that the change in the energy represents the work done. So delta U is equal to WAB. This is our equation number 1. Now dividing this equation number 1 by Q naught on both sides, we get delta U over Q naught is equal to delta WABA over Q naught. Here delta U basically is the change in the energy. Therefore UA minus UB is equal to WBA. We are moving basically from positive charge or plate B towards plate A. Now here we can write the above equation as delta U over Q naught is equal to UA minus UB divided by Q naught. Basically we have put this value of delta U in this equation, so this formula becomes or we can write this formula as delta U over Q naught is equal to UA over Q naught minus UB over Q naught. Now simply we can arrange this relation as delta U over Q naught is equal to VA minus VB. Here VA minus VB is equal to delta V. Now this UA over Q naught is equal to basically VA, and this UB over Q naught is equal to VB. U means energy, means work over charge, therefore it is equal to V. Or we can write this equation as delta U upon Q naught is equal to delta V. Now where VA and VB are the electric potential at point A and B respectively, the defining equations given as UA is equal to Q naught VA and UB is equal to Q naught VB. So delta U is equal to Q naught delta V or Q naught delta V is equal to WA. What we have done here, basically we have arranged this equation in this form. We move Q naught from left to the right hand side, therefore this equation becomes, now we can write this equation simply as by the replacement of delta U, Q naught delta V is equal to WAB, where delta V is the potential difference between A and B. Potential difference is the joules per coulomb, which is termed as volts. Now we can simply relate it as joules per coulombs, which is equal to volts. Now the electric potential at any point is defined as simply V is equal to W upon Q, work done upon unit test positive charge, or work upon charge is known as the potential difference. Now students, here we are going to define the electron volt. Now it can be simply defined as it is the amount of energy acquired or lost by an electron when it is displaced across 2 points between which potential difference is 1 volt. Now we can write
it as in mathematical form. Now delta Ke, because we are moving the charge, therefore change in kinetic energy, delta Ke is equal to 1 electron volt when Q is equal to electron, which is equal 1.602 exponent minus 19. This is charge on the electron, coulombs, and delta V, change in potential. Here we have represented as change in potential is 1 volt. Now then we can write this equation as 1 EV like this. 1 EV is equal to 1.602 exponent minus 19 coulombs into 1 volt. Now if we multiply this value or the value of the charge into 1, so we get 1 electron volt is equal to 1.602 exponent minus 19 joules. Now the electron volt, this is the main point, the electron volt is just another unit of energy like the joules. Now students, we are going to discuss the topic of electromotive force or EMF. We can simply define the source of the EMF as such a device which converts non-electrical energy into the electrical energy is called a source of the electromotive force. Now students, this is the mathematical form of the EMF, which is representing as the work upon charge. Now what is the EMF? We can simply define as the potential at the ends of the terminals of a battery when circuit is open is called electromotive force or EMF. Now students, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है EMF, जिसको हम यहाँ कुछ यूँ समझ लेते हैं कि EMF बैटरी के उस पोटेंशियल को बोलते हैं जब बैटरी सर्किट में यूज़ नहीं हो रही होती, या बैटरी के इनसाइड जो पोटेंशियल होता है उसको हम EMF डिफाइन करते हैं, जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये बैटरी के टर्मिनल्स पे मौजूद पोटेंशियल है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कनेक्ट हो जाता है तो अब यही पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम EMF बोल रहे हैं, ये एज अ वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट होता है। नाउ तो EMF बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब बैटरी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है तो उस वक्त बैटरी के टर्मिनल्स पे मौजूद पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF डिफाइन करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन चार्ज, मींस कि यही पोटेंशियल होता है, यही एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमारा चार्ज हमारे सर्किट में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ मूव कर पाता है। तो इनसाइड द बैटरी जो पोटेंशियल है, हम उस पोटेंशियल को बेसिकली EMF रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बैटरी के टर्मिनल्स पे मौजूद पोटेंशियल जब हमारी बैटरी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। Now students, we are going to discuss the sources of the EMF or electromotive force. There are many sources of the EMF or electromotive force. We are going to discuss the few examples of them. First one is the batteries or the cells, which convert the chemical energy into electrical energy. The second one is the electrical generator, which convert mechanical energy into electrical energy. And third one is thermocouples, which convert heat energy into electrical energy. Now the solar cell convert sunlight directly into the electrical energy. These are the few examples of the source of the EMF. Now students, internal resistance of a supply.
स्टूडेंट्स ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी सप्लाई की, ये बेसिकली इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, यानी बैटरी के इनसाइड चार्जेस को डिस्प्लेस करने में या चार्जेस को जो रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करते हैं चार्जेस, उस रेजिस्टेंस को बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी ये बैटरी जिस मटेरियल से मिलकर बनी होती है, तो चार्जेस को डिस्प्लेस करने पर वो चार्जेस एक रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। ये रेजिस्टेंस बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। नाउ हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस का एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला I is equal to EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ पर ये जो स्मॉल r है, ये इनसाइड दी बैटरी जो हमें रेजिस्टेंस यानी जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल r, एंड कैपिटल R सर्किट में लगे हुए किसी रेजिस्टेंस को लाइक बल्ब को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव फॉर्मूला I is equal to EMF. EMF means the potential difference or the potential inside the battery. I is equal to E upon capital R plus small r, or we can arrange this formula as E is equal to I into capital R plus small r. Now E is equal to I R plus I into small r, where we can write as according to the Ohm's law, V is equal to IR. Therefore, we have IR is equal to E minus IR. Now replacing IR with capital V, so we get V is equal to E minus IR. Now this is the main equation for the internal resistance of a supply. Now if small r is equal to 0 means the open circuit where I is equal to 0, so the equation become V is equal to E or EMF of the battery. Now students, ये एक सेकेंड एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल जिसको हम देखने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट का कॉम्बिनेशन है। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हम देख रहे हैं, यानी अपनी इक्वेशन इसके लिए फॉर्म करेंगे तो ये इक्वेशन बड़ी सिंपल है। नाउ सिंपल हमारे पास डेटा जो है वो इस फॉर्म में मौजूद है, स्मॉल r1 जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बैटरी है बेसिकली, ये जो हमारी यहाँ जिसमें R1 कनेक्ट हुआ हुआ, R1 हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास EMF की वैल्यू है 24। तो R1 की वैल्यू है 0.1 ओम। इसी तरह R2 की वैल्यू जो दूसरी बैटरी कनेक्टेड है उसके अंदर है 0.9 ओम। इसी तरह ये जो एक बाहर रेजिस्टेंस लगी हुई है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 8 ओम्स। अब क्या करते हैं, E1 24 वोल्ट, E2 6 वोल्ट। ठीक है, नाउ हमें टर्मिनल वोल्टेज एट E1 फाइंड करना है, यानी इस बैटरी के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल फाइंड करना है और दूसरी बैटरी के टर्मिनल से भी पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन करें अब हम। सिंस E1 एंड E2 अपोज ईच अदर, देखिए ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में लगी हुई हैं दोनों बैटरीज। तो सो नेट EMF इज इक्वल टू देयर डिफरेंस। रेजिस्टर्स आर ऑल इन सीरीज, ये देखिए तीनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। सो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो देखिए सिंपल हमारे पास ये ओम्स लॉ था, V इज इक्वल टू आई आर। V की जगह हमने E यानी EMF को रिप्रेजेंट किया और I के लिए इसको अरेंज कर लिया। तो I इज इक्वल टू EN अपॉन R1। अब देखिए ये जो हमारे पास R1 सॉरी यहाँ R1 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन तीनों रेजिस्टेंस का समीशन। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ यूँ आ जाएगी, I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R डेल्टा R। ओके, R1 मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, R1 प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r2। ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहाँ रिप्रेजेंट की। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। I इज इक्वल टू 24.6 24 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.1
प्लस 8 प्लस 0.9। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास करंट आ जाएगा। नाउ अब करंट फाइंड कर लेने के बाद जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, हम फर्स्ट सेल जो ये है हमारा फर्स्ट सेल जहाँ मेरा पॉइंटर मौजूद है, तो हम अपनी इक्वेशन को कुछ यूं लिख पाएंगे, V टर्मिनल, ये जो हमारी 1 बैटरी है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल ऑफ बैटरी 1 मींस VT1, ठीक है, इज इक्वल टू E1 माइनस I स्मॉल r1, ठीक है। नाउ अब अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं और इसके बाद हमें जो V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वो कुछ ये होगी। नाउ अब हम अपनी सेकंड बैटरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड बैटरी के लिए इक्वेशन, टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल्स वी हैव VT2, ठीक है, सेकंड बैटरी हमारी, इज इक्वल टू E2 माइनस और माइनस IR1। अब देखिए क्योंकि दोनों बैटरी सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है तो इसीलिए यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो VT2 इज इक्वल टू 6 प्लस ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 0.9 ब्रैकेट, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो जाएगी। Now students, we are going to discuss the maximum power output. Now in last slide we have discussed the electric power. Now we are going to discuss the maximum value of power or maximum power output. We can simply define again the electric power. We have the rate at which work is done in an electric circuit. It is known as the electric power. Now for the maximum power output we have the formula P output or power output is equal to V into I. Now this is the basic relation for the power output or power of the circuit, or we can write in terms of current and resistance, which is P output or P out is equal to I square into R. Now we have derived this relation in last slide. This is our equation number 1. Here we know that the I is equal to E upon capital R plus small r. Now putting the value of I into equation number 1, we get equation number 1 as P out is equal to EMF or E upon capital R plus small r whole square into R. Now P out is equal to E square capital R upon capital R plus small r whole square. Now this is the equation number 2. Here we are going to represent the formula of the A plus B whole square. Using the formula A plus B whole square, which is equals A square plus 2AB plus B square, or we can write the R plus small r whole square as R plus small r whole square is equal to capital R square plus 2 capital R into small r plus small r square. Now putting the value of the R plus small r square into equation number 2, we get P out is equal to E square into R divided by R square plus 2 capital R small r plus R square. Now we can arrange this formula as P out is equal to E square into R divided by R square plus 2R 2 capital R into R plus R square plus 4
capital R small r minus 4 capital R into small r. Now students, यहाँ हम just 4 capital R स्मॉल r को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर फॉर्मूले को माइनस वाले फॉर्मूले से रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ 4 कैपिटल R स्मॉल r को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। नाउ अगर हम इसको अरेंज कर लें, यानी ये जो 4 माइनस 4 कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर है, इसमें से ये 2 कैपिटल R स्मॉल r माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस में टर्म बचेगी जो कि कुछ यूं अरेंज हो सकती है। जबकि ये जो प्लस वाली वैल्यू है 4 कैपिटल R स्मॉल r, ये एज इट इज यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला अब हो जाएगा P इज इक्वल टू ई स्क्वायर कैपिटल R अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R इंटू R प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। नाउ ये फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम इस इक्वेशन को यूं लिख पाएंगे P आउट इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R इंटू R। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने इस फॉर्मूले से मैक्सिमम वैल्यू अचीव करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल सिंपल वे में अगर इस कैपिटल R को इस स्मॉल r के इक्वल कर, यानी सर्किट के रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल R है, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि बैटरी की होती है, अगर उसके इक्वल हो जाए तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। और ये एक कंडीशन है कि अगर ये वाली टर्म जीरो हो जाए तो हमारे पास इस सर्किट की या इस पावर की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम कैपिटल R को स्मॉल r से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है और इस इक्वेशन का वो मिनिमम होगा या फिर हमें मैक्सिमम मिल पाएगा। ठीक है। Thank you so much, students. Have a good day.